Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. In searching for an answer as to why British growth may have been faster after 1815 than before, historians have pointed to the fact that from 1760s to 1815, Britain tried to do two things simultaneously: to industrialize and to fight wars in Europe, North America, and India, and it may possibly have failed with one. अब ये क्वेश्चन ढूंढना कि ब्रिटिश ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा क्यों हुई थी 1815 से फास्टर आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद में ज्यादा क्यों हुई थी बजाय पहले के। हिस्टोरियंस ने दो पॉइंट दिए हैं। 1760 से 1815 के पीरियड को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ब्रिटेन जो था वो दो चीजें कर रहा था उस समय में। पहला तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा था और दूसरा वो वॉर्स जो है लड़ रहा था यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया के साथ में, और पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से एक में वो फेल हुआ। ब्रिटेन वॉज एट वॉर फॉर 36 आउट ऑफ 60 ईयर्स फ्रॉम 1760। 1760 से करीब 60 सालों में से 36 इयर्स वो सिर्फ वॉर पे था। कैपिटल दैट वाज बोरोड वाज यूज्ड टू फाइट द वॉर्स रादर देन इन्वेस्टेड। जो कैपिटल अमाउंट लिया गया था वो फाइट्स के अंदर यूज हो रहा था बजाय वो इन्वेस्टमेंट में हो रहा हो। एज मच एज 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वॉर was met by taxing people's income, और 35% जो है ये कॉस्ट जो आ रही थी वॉर लड़ने की वो लोग बाग टैक्स की तरह अपनी इनकम से चुका रहे थे। वर्कर्स वर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ फैक्ट्रीज एंड फार्म्स टू द आर्मी। वर्कर्स जो थे उनको फैक्ट्रीज में से निकाल के, फार्म्स में से निकाल करके आर्मी में भर्ती किया गया था। फूड प्राइसेस रोज सो शार्पली दैट द पुअर हैड लिटिल मनी लेफ्ट फॉर बाइंग कंज्यूमर गुड्स। खाने की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बाकी कोई और चीज जो है गरीब लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे। Napoleon's policies of blockade and British reactions to them closed the European continent and destination for more than half of the British exports to British traders. नेपोलियन पॉलिसीज जो थी ब्लॉकेड की, यानी कि उन्होंने ब्लॉकेड की पॉलिसीज अपना ली थी कि उन्होंने ब्रिटिश जो व्यापार था उसको रोक दिया था, तो इस पर ब्रिटिश रिएक्शंस आने ही थे और उनके व्यापार जो थे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से वो बंद हो गया था। इसकी वजह से ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो है वो काफी हद तक उनका जो एक्सपोर्ट आइटम था वो कम हो गया था। The word industrial used with the word revolution is too limited. इंडस्ट्रियल शब्द का रेवोल्यूशन के साथ में जोड़ करके इस्तेमाल करना अपने आप में बहुत लिमिटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल स्फीयर इनटू सोसाइटी एंड गेव प्रोमिनेंस टू टू क्लासेस, द बर्जियोसेस एंड द न्यू क्लास ऑफ प्रोलेटेरियन लेबरर्स इन टाउन्स एंड इन द कंट्री साइड। अब ये इंडस्ट्रियल शब्द का इस्तेमाल रेवोल्यूशन के साथ में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उस समय में बहुत ज्यादा हुआ था, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल स्फीयर से या सोसाइटल स्फीयर से बहुत ज्यादा आगे हुआ था। दो क्लासेस निकल के आई थी, बर्जियोसीज की और दूसरी थी प्रोलिटेरियन लेबरर्स की। ये सब फ्लरिश कर रहे थे, टाउन्स और कंट्री साइड में एग्जिस्ट कर रहे थे। In 1851, visitors thronged the great exhibition at the specially constructed Crystal Palace in London to view the achievements of British industry. 1851 के अंदर विजिटर्स जो है वो एग्जीबिशन में आए थे, जो महान एग्जीबिशन उन्होंने लगाई थी, क्रिस्टल पैलेस लगाया था लंदन के अंदर। वहां पे ब्रिटिशर्स ने अभी तक क्या इंडस्ट्रीज में अचीव किया है वो सब पोर्ट्रे किया गया था। At that time, half the population was living in towns, but of the workers in towns, as many were in the handicrafts units as in factories. उस समय तक अधिकतर जनता जो है, पॉपुलेशन जो है वो टाउन्स में रह रही थी और वर्कर्स जो है टाउन्स में थे, हैंडीक्राफ्ट वाले जो थे यूनिट्स में काम कर रहे थे फैक्ट्रीज के अंदर। From the 1850s, the proportion of people living in urban areas went up dramatically, and most of these workers in industry the working class. 1850s के दौरान ये proportion जो था लोगों के जीवन जीने का अर्बन एरियाज में वो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा बढ़ा था और वर्किंग क्लास जो है वो रहने लगी थी उधर। Only 20% of Britain's workforce now lived in rural areas. अब 20% ब्रिटेन की वर्कफोर्स जो है वो रूरल एरियाज यानी गांव वाले एरियाज में रह रहे थे। This was a far more rapid rate of industrialization than had been witnessed in other European countries. दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की. इन हिज detailed study of British industry, the historian A.E. Mason had suggested that there are good grounds for regarding the period 1850-1940 as that in the which industrial revolution really occurred on a massive scale, transforming the whole economy and society much more widely and deeply than the earlier changes had done. अब इन्होंने कहा है हिस्टोरियन ने कि भाई 1850 से 1914 का जो समय रहा है, 1850 टू 1914 का पीरियड जो है, उसको एक्चुअल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कैटेगरी या टाइटल देना चाहिए, क्योंकि उस समय में मैसिव स्केल पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और जिस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था उस समय में. जो शुरुआत आए थे पहले के कंपैरेटिवली, उससे ज्यादा अभी आए थे. अब जो ग्रेट एग्जीबिशन लगाई गई थी 1851 के अंदर, जिसपे डिस्प्ले करे थे उन्होंने कई सारे अपने इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स पूरे नेशन के अंदर, उसकी एक फोटोग्राफ दी हुई है यहाँ पे, जो ब्रिटेन की स्पेक्टिकुलर प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए थी. ये लंदन हाइड पार्क में की गई थी, क्रिस्टल पैलेस के अंदर. कांच के पेन्स थे, यानी ग्लास पेन्स का इस्तेमाल किया गया था. आयरन कॉलम्स के अंदर, यानी कि आयरन कॉलम्स के अंदर कांच लगाए गए थे जिससे सब दिख सके अच्छे से. ये आयरन कॉलम्स जो थे ये बर्मिंघम में मैन्युफैक्चर किए गए थे. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in the above paragraphs or in above topics of this chapter, you can ask me. No, ma'am. Okay, so we have completed this chapter. हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. मैं एक बार आप लोगों से फिर पूछ रही हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आई है इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं. Otherwise, we will switch to the takeaway points of this chapter. Ma'am, Yes. ma'am, on page number 208. Okay, let me just open it. Yes. मैम, इसमें जो ये पैरा है पार्लियामेंट इन 1795, मैम ये पूरा एक्सप्लेन कर. पार्लियामेंट इन 1795, और एक्चुअली में क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये लोग आम जनता जो थी उनको हक नहीं देना चाहते थे कई सारे. तो उसी समय की बात है कि 1795 के अंदर टू कॉम्बिनेशन एक्ट जो है वो उन्होंने पास करा था, जिसमें उन्होंने बोल दिया था कि लोग बाग अब ना तो कोई सरकार के खिलाफ, ना मोनार्की के खिलाफ, ना राजा के खिलाफ कोई ऐसी हेट्रेड वाली स्पीच देंगे, ना ही कुछ लिखेंगे. वो चीज पास की गई थी. और उनको पब्लिक मीटिंग करने से भी, कि भाई लोग 50 लोग इकट्ठे होकर के बातचीत भी नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट दे आर डिस्कसिंग, कोई मतलब नहीं है, आपको अलाउ ही नहीं है कि आप 50 लोग इकट्ठे हो सके. ये चीज पास की गई थी. प्रोटेस्ट उसके बाद भी हुए, और ये जो एक्ट पास हुआ था, टू कॉम्बिनेशन एक्ट, उस समय के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनको एक दूसरी टर्म दी गई थी, ओल्ड करप्शन वाली. इसके अंदर ओल्ड करप्शन क्यों बोला गया था, क्योंकि उस समय में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो मोनार्की के मेंबर्स थे, और हाई प्रिविलेज क्लासेस के मेंबर्स थे, जैसे बड़े बड़े जमींदार हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जो ऑलरेडी बहुत रिच थे और वो नहीं चाहते थे कि लोगों को वोट करने का हक मिले या डिसीजन मेकिंग पावर में उनको इन्वॉल्व किया जाए. तो उस चीज के लिए ये लोग पूरी तरह से एडवोकेट कर रहे थे. तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है. पार्लियामेंट इन 1795 passed two combination acts which made it illegal to incite the people by speech or writing to hatred or contempt to the king, constitution and the government, and banned unauthorized public meetings of over 50 persons. अगर सरकार ने बोला है, ऑथोराइजेशन दिया है, तभी आप 50 लोग इकट्ठे हो सकते हो. बाकी अगर आप इकट्ठे हो रहे हो तो वो इलीगल है. लोगों को भड़का रहे हो अपनी बातचीत करके राजा के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इलीगल है. लिख करके कोई अपनी नफरत को नहीं बता सकते हो आप राजा के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इलीगल है. यही चीज यहाँ पे बोली गई थी. प्रोटेस्ट नॉनदलेस कंटिन्यूड अगेंस्ट ओल्ड करप्शन. फिर भी विरोध होता रहा इस ओल्ड करप्शन के खिलाफ. द टर्म वाज यूज्ड फॉर द प्रिविलेजेस लिंक्ड टू द मोनार्की एंड पार्लियामेंट. ये टर्म जो है यूज की जाती थी मोनार्की और पार्लियामेंट के लिए. Members of parliament, landowners, manufacturers, professionals were opposed to giving the workers
पॉपुलेशन, द राइट टू वोट, मेंबर्स जो थे पार्लियामेंट के बेसिकली जमींदार, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशनल, वो पूरी तरह से खिलाफ थे कि भाई वर्किंग पॉपुलेशन को हक नहीं मिलना चाहिए वोट करने का। दे सपोर्टेड द कॉर्न लॉज व्हिच प्रिवेंटेड द इंपोर्ट ऑफ चीपर फूड until prices in Britain had risen to a certain level। वो इस चीज को, कॉर्न लॉ को सपोर्ट करते थे जिसमें उन्होंने बोल रखा था कि इंपोर्ट कराओ चीप खाना जब तक कि प्राइसेस जो है ब्रिटेन की वो एक सर्टेन लेवल तक, अंटिल प्राइसेस इन ब्रिटेन हैड राइजन टू अ सर्टेन लेवल, क्योंकि प्राइसेस जो थी उस समय में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तब चीप खाना जो है वो आप इंपोर्ट करा सकते हो, उस चीज के लिए अग्री कर रहे थे। यही चीज यहाँ पे बोली गई है। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके ओके, सो एनीबडी एल्स, किसी और को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. No. So moving on to the takeaway points of this chapter. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so meaning and the background of this chapter, the term industrial revolution was used by European scholars George Michelet in France and Frederick Engels in Germany। जर्मनी के अंदर किसने इस्तेमाल किया है ये टर्म, और यूरोपियन स्कॉलर्स ने किसने इस्तेमाल किया है, उनके नाम दे रखे हैं। It refers to the great change in the field of industries when the production of goods by hand in the houses were replaced with the help of machines and factories। Basically क्या मतलब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कि घर में हाथ से काम करने वाले लोग जो हैं वो चीज अब, वो जो सामान बनाया करते थे वो ही सामान अब फैक्ट्रीज और मशीन्स के अंदर बन रहा है, मशीन्स की हेल्प से बन रहा है, उसी को बोला जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडस्ट्रीज का, इकोनॉमी का ब्रिटेन के अंदर वो हुआ था 1780 से 1850 के बीच में, जिसको बोला जाता है टाइम पीरियड के तौर पे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंग्लिश फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, अर्नोल्ड टॉयनबी, उन्होंने इस टर्म का यूज किया था 1852 से 1883 के बीच में, इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। इन्होंने ये टर्म यूज करी थी क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, बदलाव बहुत ज्यादा आ रहे थे 1760 से 1820 के बीच में, और यही डेट्स जो हैं उस समय में राइन चल रहा था, जॉर्ज थर्ड यानी वो रूल कर रहे थे, उससे भी डेट कोइंसाइड करती हैं। It revolutionized the techniques and organization of production in the later half of the 18th century। इससे बहुत ज्यादा क्रांतिकारी टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, ऑर्गेनाइजेशन जो थे प्रोडक्शन की वो काफी ज्यादा फ्लरिश करने लगे 18th सेंचुरी के एंड में। इन पांचों ही पॉइंट्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ओके, No, ma'am. कॉजेज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऐसे कॉजेज रहे हैं वो पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक क्रोजेस जो थे वो क्या थे, रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी 1780 से 1820 के बीच में, कॉटन और आयरन इंडस्ट्री के अंदर, कोल माइनिंग के अंदर, रोड्स बनाए गए, कैनल्स बनाए गए, फॉरेन ट्रेड भी शुरू हो गया था। तो ये तो थी आर्थिक फायदे। पॉलिटिकल कॉजेस क्या रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कैटेगरी के हिसाब से, द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स अकर्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1716 एंड 1820। कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के 1760 से 1820 के बीच में। These dates coincided with those of the reign of George III। इसके अंदर ये जो जॉर्ज थर्ड जो थे इनका शासन चल रहा था, तो उससे ये डेट्स कोइंसाइड करती हैं। तो पॉलिटिकल चेंजेस जो है इस वजह से भी काफी ज्यादा यहाँ पे हुए हैं। अब ब्रिटेन ही क्यों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी वो 17th सेंचुरी से यहाँ पे थी, क्योंकि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है वो एक ही मोनार्की के अंडर थे, तो ब्रिटेन के अंदर ये चीज होनी नॉर्मल थी। इससे ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ही किंगडम था जिसके अंडर ये तीनों आ रहे थे, तो सेम कानून था, सेम करेंसी थी, और इसी वजह से वहां पे कोई भी लोकल अथॉरिटी जो थी वो इस चीज को अपनी तरीके से फैब्रिकेट नहीं कर पा रही थी, अपने तरीके से मोल्ड नहीं कर पा रही थी कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके लेने लग जाए। तो सब चीजें सेम थी, तो इसीलिए वो स्टेबिलिटी अच्छे लेवल पे थी यहाँ पे। वेट अ मिनट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे चीज अच्छे से फ्लरिश कर पा रही थी। इंग्लैंड हैड अ ग्रेट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट अंडर इट कंट्रोल व्हिच हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंग्लैंड उस समय में पहले से ही एस्टेब्लिश था, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही तरीके से वो कंट्रोल कर रहा था, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और ज्यादा वहां पर बूम मिला।
Towns from the 18th century, many towns in Europe were growing in area and in population. 18वीं सेंचुरी जो थी उससे ही काफी सारे टाउन्स जो थे यूरोप के अंदर वो ग्रो कर रहे थे और वहां पर पॉपुलेशन जो थी वो भी बढ़ रही थी. Population of most of the European cities doubled between 1750 to 1800. The largest of them was London, which served as the hub of the country's markets. With the next largest ones located close to it, London has also acquired a global significance. Population growth भी हुई है 1750 से 1800 के अंदर कई सारी यूरोपियन सिटीज की जस्ट डबल हो गई और उनमें से अधिकतर ज्यादा जो था वो लंदन था. उस सिटी में ज्यादा वो हो रहा था. लंदन को कंट्रीज मार्केट का हब बोला जाता था. ये आसपास की जितनी भी और सिटीज थी, लार्जेस्ट सिटीज थी, वो इसके आसपास ही थी और लंदन को एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस यानी ग्लोबल इंपॉर्टेंस, एक ग्लोबल पहचान मिल चुकी थी. अभी तक किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम. ओके. अब फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो ढूंढा गया था 1694 के अंदर. कोल और आयरन इंडस्ट्री जो है वो भी इम्पोर्टेंट तरीके से अपना जो स्टैब्लिशमेंट है वो कर रही थी. कोल और आयरन ओर जो है वो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स हुआ करते थे उस समय में. अब्राहम डार्बी जो थे उन्होंने इन्वेंट करी थी ब्लास्ट फर्नेस 1709 में. पहली वर्ल्ड की आयरन ब्रिज जो है बनाया गया था इसी पीरियड में. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी हुआ है 18th सेंचुरी के अंदर. इंग्लैंड ने काफी ज्यादा इकोनॉमिक चेंजेस करे जिसको बाद में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के तौर पे भी बोला जाता था, जहां पर बड़े जमींदार जो थे वो छोटे फार्म्स खरीद रहे थे, अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर मिला रहे थे और आसपास के विलेज जो हुआ करते थे उनके साथ में वो जुड़े हुए थे. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया इसको और इसके साथ ही फाउंडेशन पड़ी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की. कैसे? क्योंकि ये बड़े बड़े फार्म्स और छोटे छोटे फार्म्स अपने अंडर मिला रहे थे तो जिन लोग जिनके पास में जमीनें नहीं थी वो फिर काम की तलाश में टाउन्स वगैरह में जा रहे थे तो उससे काफी ज्यादा वर्कर्स की कैटेगरी बढ़ी तो उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी काफी मदद मिली. तो इसीलिए बोला जाता है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली क्या है, फाउंडेशन डाली उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की. अब आते हैं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से. 17th सेंचुरी के अंदर वेल्स और स्कॉटलैंड जो थे वो यूनिफाइड थे और लंदन जो थी वो लार्जेस्ट सिटी थी ग्लोबल ट्रेड के तौर पे. और इंग्लैंड जो है उसके अंदर कई सारी उन्होंने काफी सारी कॉलोनीज बना रखी थी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अंदर. इससे उनको कच्चा माल मिलने के लिए जो इंडस्ट्रीज के अंदर कच्चा माल था वो अलग अलग जगह से वो लोग मंगा लेते थे और इंपोर्ट करा लेते थे और फायदा लेते थे. कम दामों पे मंगाते थे और फिर सामान बना करके अच्छी दामों पे बेचते थे तो उनको काफी फायदा हो रहा था. 18th सेंचुरी के अंदर सेंटर जो था ग्लोबल ट्रेड का वो शिफ्ट हुआ. मेडिटेरियन पोर्ट्स जो थे इटली के और फ्रांस के वो शिफ्ट हुए पोर्ट्स जो थे हॉलैंड और ब्रिटेन के वहां पर. ठीक है, अभी तक किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आप लोगों को तो पूछ सकते हैं. नो मैम. नो मैम. अब है consequences, positive effects देखते हैं. Onset of the textile industry also helped in the emergence of industrial revolution. Textile industry भी establish हुई, उससे भी industrial revolution को काफी फायदा मिला. Invention of machines in cotton industry, invention हुआ machines का cotton industry में. Flying shuttle loom invented by John Kay in 1733 revolutionized the टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फ्लाइंग शटल रूम जो इन्वेंट किया जॉन के ने 1733 के अंदर. स्पिनिंग जेनी इन्वेंशन हुआ, वाटर फ्रेम इन्वेंशन हुआ, द म्यूल हुआ, पावर लूम हुआ. ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर के आए. फिर था इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. अब जब इतनी अच्छी मशीनरी होगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ. फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड कैनल्स. अब रेलवे और कैनल्स इन्होंने अपने एस्टेब्लिश शुरू करे. रेलवेज जो है उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड स्टेज में गया. थॉमस एवरी ने एक मॉडल स्टीम इंजन बनाया था माइनस ब्रेंड करके 1698 के अंदर. दूसरा स्टीम इंजन जो है बनाया था थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 के अंदर. ये स्टीम इंजन जो था उसका इस्तेमाल सिर्फ कोल माइंस के अंदर होता था जब तक कि जेम्स वॉट ने अपना एक परफेक्ट स्टीम इंजन स्टैब्लिश नहीं कर लिया था, डेवलप नहीं कर लिया था 1769 के अंदर. और उन्होंने सोहो फाउंड्री लगाई थी बर्मिंघम के अंदर जहां पे फिर ये इस तरह के और इंजन उन्होंने बनाए. जेम्स ब्रिंडली आए, उन्होंने सबसे पहला अपनी फर्स्ट इंग्लिश कैनल स्टैब्लिश करी, बनाई
स्टैब्लिश नहीं करी, बनाई 1761 के अंदर। फिर वहां पे कैनल मेनिया शुरू हो गया 1788 से 1796 के अंदर। फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टीफनसन रॉकेट बनाया गया था जो 1814 के अंदर आया था। रिचर्ड ट्रेविथिक जो है उन्होंने एक डिवाइस इंजन बनाया जिसको पॉपिंग डेविल बोलते थे 1801 के अंदर। एक लोकोमोटिव ब्लचर 1814 के अंदर इन्होंने बनाया। पहली रेलवे लाइन जो थी वो स्टॉकटन से डार्लिंगटन की थी। लिटिल रेलवे मेनिया भी शुरू हुआ जो 1833 से 37 तक के अंदर था। फिर बिगर मेनिया शुरू हुआ 1844 से 1847 के अंदर। कई सारे एडवांटेजेस थे, कई सारे डिसएडवांटेजेस थे। 1830 के अंदर जो कैनल्स का इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगी क्योंकि कंजेशन होने लगा था वेसल्स का, जिसकी वजह से कैनल्स जो है वो काफी मूवमेंट वहां पे स्लो हो गया था। उसके कई क्लाइमेटिक रीजन भी थे कि कई बार कैनल्स जम जाती थी, कई बार बाढ़ आ जाती थी, कई बार सूखा पड़ जाता था। तो एक लिमिटेड यूज के लिए ही कैनल्स का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह चीजों को शिफ्ट करने में। रेलवे लाइंस जो थी, जब रेलवे थी वो आ गई थी तो उससे वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव के तौर पे निकल के आया था। 6000 माइल जो है रेलवे तब तक ये लोग बिछा चुके थे रेलवे ट्रैक ब्रिटेन के अंदर 1830 से 1850 के अंदर। और काफी इजीली और काफी कम एक्सपेंसिव तरीके से वो लोग पूरे 12 महीने तक उसको यूज कर लेते थे एक जगह से सामान को या लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने में। ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा हो गया था रेलवे से। अब जब लिटिल रेलवे मेनिया शुरू हुआ था 1833 से 37 के अंदर तो उन्होंने 1400 माइल्स जो है उसके अंदर बिल्ड कर ली थी लाइनें। और बिगर मेनिया के अंदर जो 1844 से 47 का था उसमें 9500 माइल्स जो है उसमें सेंशन कर दी थी कि अब आप रेलवे लाइन बिछा सकते हो। किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, नो मैम। आप लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ा था चेंज लाइफ का वो देखते हैं। प्रॉफिट्स, कुछ रिच इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने रिस्क लिया और इन्वेस्ट कर अपने पैसे इंडस्ट्री सेटअप करने में, उन्होंने प्रॉफिट कमाया। उन्होंने इस उम्मीद में किया था कि ये पैसा जो है आगे जाकर के और दुगना होगा, दुगना तिगना मल्टीप्लाई करेगा। कई सारे केसेस में ये चीज हुई भी, कैपिटल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो मल्टीप्लाई हुआ भी। वेल्थ जो है कई तरीके से आती थी, ऐसा नहीं था सिर्फ पैसा ही जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वही होता था। कई तरीके से गुड्स के फॉर्म में आती थी, इनकम के फॉर्म में आती थी, सर्विसेज मिलती थी, नॉलेज मिलती थी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिलती थी, जिससे जो एक ड्रास्टिक तौर पर ड्रामेटिकली बढ़ रही थी। ह्यूज पॉपुलेशन, कई सारी सिटीज जो थी इंग्लैंड की उनकी पॉपुलेशन 50,000 से बढ़ करके डबल हो गई थी 1780 में। और फिर उसके बाद में 1850 तक वो 29 टाइम्स ज्यादा हो गई थी। दिस पेस ऑफ ग्रोथ वॉज नॉट मैच विद द प्रोविजन ऑफ एडिकेट हाउसिंग। ये जो बढ़ रही थी पॉपुलेशन उससे क्या हो रहा था, वहां पे हाउसिंग जो है, सैनिटेशन जो है और क्लीन वाटर जो है वो इतना नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। घर नहीं थे लोगों के पास में, साफ सुथरी जगह नहीं थी, पीने के लिए साफ सुथरा पानी नहीं था और अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो ये बदलाव आए थे उनकी जिंदगियों में। प्रॉफिट भी हुआ है और पॉपुलेशन भी बढ़ी है। और पॉपुलेशन वाला पॉइंट जो है आप नेगेटिव इफेक्ट के अंदर भी डाल के लिख सकते हैं और प्रॉफिट वाली चीज जो है आप एडवांटेज के अंदर डाल करके भी लिख सकते हैं। अब नेगेटिव इफेक्ट कैसे आए थे, कंडीशन जो थी वर्कर्स की, देयर वाज एट द सेम टाइम अ मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट। ह्यूमन कॉस्ट भी जो है उनको काफी चुकानी पड़ रही थी नेगेटिव फॉर्म में। काफी ज्यादा फैमिलीज जो है वो टूट गई थी, उनके एड्रेसेस चेंज हो गए थे, सिटीज जो थी वो खराब हो गई थी, वर्किंग कंडीशंस जो थी फैक्ट्रीज में वो काफी खराब थी, कंडीशंस जो थी वर्कर्स की वो काफी मिजरेबल थी। ये सारी चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर आते हैं क्योंकि बॉडी उनकी रेस्टलेसनेस हो गई थी, एज इन की उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता था, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे। और फिर वहां पे महामारियां भी फैल रही थी, एपिडेमिक्स भी हो रहे थे, डिसीजेस हो रहे थे जिनके प्रॉपर क्योर उस समय तक डिस्कवर नहीं किए गए थे। नॉर्मल बीमारियां जो होती थी, जो आज के जमाने में नॉर्मल बोली जाती है, जो इजीली हील हो जाती हैं, उस जमाने में वो चीज हील नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस समय में इलाज ही नहीं जो है उन लोगों ने डिस्कवर किए थे। तो काफी ज्यादा अमाउंट में ह्यूमन कॉस्ट जो है वो देनी पड़ती थी, यानी कि लोग बाग मर जाते थे बहुत ज्यादा अमाउंट में। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडस्ट्री, अब इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर औरतों और बच्चों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रखा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस आए इनकी वजह से, बच्चों और वुमेन की वजह से जब वो लोग काम करने लगे। पॉजिटिव तो ये था कि वुमेन सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी और इंडिपेंडेंट हो गई थी, बच्चे भी जो है काम कर रहे थे। लेकिन इसका एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे भी देखा जाता है कि जो मेन थे उनको काम करने के जो प्रॉपर पैसे मिलते थे उससे कम अमाउंट में वेमेन और बच्चों को हायर कर लेते थे वो काम करने के लिए। फैक्ट्री मैनेजर्स जो है उनको माना जाता था कि चाइल्ड लेबर जो है वो इम्पोर्टेंट फीचर के तौर पे है कि आगे जाकर के जब ये बड़े हो जाएंगे और फैक्ट्री में काम करेंगे तो उनको पहले से ही ट्रेनिंग मिली हुई है। इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग टाइम पीरियड है ये इनका।
ये यहाँ पे माना जाता था नेगेटिव इम्पैक्ट में। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, Okay, No, so ma'am. that's it for today. आज हम इतने ही points करेंगे. We'll continue these points in tomorrow's sessions, and hopefully we will complete this chapter, and we will start a new chapter or in term 1, which is mentioned in term 1. Let me share the syllabus with you. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. Okay, so basically there are 4 chapters mentioned in term 1. We have completed 2 chapters from term 1, and this chapter, 1 chapter from term 2. So we'll be switching back to the term 1, and we'll be starting theme 4, Central Islamic Lens, from term 1. Okay, we will complete the syllabus of term 1 first. So that's it for today. Have a nice day ahead, students. God bless you all. Stay fit, stay healthy.